किसान भाइयों, फिलहाल हूँ चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में। और यहाँ पर सरसों की जो वैरायटियाँ आपके सामने आती हैं, जैसे कि RH 725 है, 749 है, जो नई वैरायटियाँ भी अब की बार आई हैं। तो जो भी सरसों की वैरायटियाँ यहाँ से निकलती हैं, तो उसी फील्ड के अंदर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। आप पीछे देख सकते हो, ये ट्रायल के ऊपर यहाँ पर सरसों की वैरायटियाँ लगाई गई हैं। डॉक्टर राकेश पुनिया हमारे साथ में हैं। ये कृषि वैज्ञानिक है, यहाँ पर सरसों के ऊपर काम करते हैं। सरसों में जितनी बीमारियाँ लगती हैं उनके ऊपर ये काम करते हैं। तो इनसे हम जानेंगे कि सरसों में कौन कौन सी बीमारियाँ लगती हैं और उनका हम ट्रीटमेंट कैसे करें, उनके ऊपर कंट्रोल कैसे करें। तो डॉक्टर राकेश पुनिया जी, आपका स्वागत है डियर किसान पर। किसान भाइयों नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पुनिया चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में हमारा जो तिलहन अनुभाग में उसमें सहायक वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि अभी आपने बताया अभी कौन कौन सी बीमारियाँ आती हैं और उनका हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं जी। तो किसान भाइयों, जैसे आप अब की बार आपने देखा होगा वातावरण में जैसे बदलाव रहे, उसकी वजह से जो वाइट रस्ट डिजीज़ है जिसको हम सफ़ेद रतवा बोलते हैं, वो पहले से ही आ गई। जो अपेक्षा होती है हमारी उनसे पहले ही देखने को मिल गए इसके लक्षण। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारे किस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज जी के नेतृत्व में हम एक एडवाइजरी इशू करते हैं। तो उसमें हम बताते हैं भाई कौन कौन सी बीमारी हैं, उनको हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं। तो उसके उन्हीं के दिशा निर्देश में हमने एडवाइजरी इशू करी। और किसान भाइयों के उनकी ये सोच रहती है, किसान भाइयों के जो बीमारी आती है, जो उनसे होने वाले जो हमारा उपज में पैदावार की कमी हो जाती है, तो उसको हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं और उनको समय पर कैसे बीमारी को पहचाने और उनकी रोकथाम कैसे करें। बिल्कुल। तो उन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे। जैसा आपने अब की बार देखा है, इस सीजन में सफ़ेद रतवा किसान भाई के खेत में आ चुका है और इसने बहुत ही पहले आ गया है। इसकी वजह से तो आप इसके लक्षण खेत में आसानी से पहचान कर और इसकी रोकथाम कर सकते हैं। तो इसकी लक्षण पहचानने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये सफ़ेद रतवा है जो पत्तियों की निचली सतह से स्टार्ट होता है। इसमें आप देखोगे सफ़ेद रंग की फफूंद पत्ती के नीचे आ जाती है। ये सफ़ेद धब्बे बन जाएंगे। जैसे ये आपकी पत्तियों के नीचे आना स्टार्ट होता है तो आप ये ध्यान रखें भी आपके खेत में बीमारी आ चुकी है। तो इसकी रोकथाम के लिए हमारे विश्वविद्यालय की एक सिफारिश है, बहुत अच्छी दवाई है, मैनकोजैब डाइथेन M45 के नाम से एक दवाई आती है। बिल्कुल। अगर हम उसको प्रारंभिक अवस्था में उस दवाई का छिड़काव कर देते हैं इस स्टेज पे आने के बाद, तो उसकी मात्रा रहती है 600 से 800 ग्राम दवाई 250 से 300 लीटर पानी में मिला के अगर हम पहला छिड़काव कर दें और उसके 15 दिन बाद 2 से 3 स्प्रे करते हैं, छिड़काव करें, तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। दूसरा, अगर आप देखोगे, आपने पीछे पहले देखा भी होगा, आपके खेत में सफ़ेद रंग के एक जो तना और फूल का हिस्सा होता है, जो ये भाग होता है, इसमें सफ़ेद रंग का आके ये अलग तरह का टेढ़ा मेढ़ा होके एक आकार बन जाता है। काफी जगह पर उसको किसान भाई मरोड़िया बोलते हैं। मरोड़िया बोलते हैं, हम स्टैग हेड बोलते हैं, मोर पंजा बोल लो आप इसको देसी भाषा में। तो ये इसमें आपकी फलियां नहीं बनेंगी और वो स्टैग हेड बहुत सारे बन जाएंगे जी। तो उसमें आपकी पैदावार में एक सीधा सा नुकसान होता है। तो उस स्टेज को रोकने के लिए हमें 2 स्प्रे जरूर करना पड़ेगा। जो मैंने आपको दवाई बताई है डाइथेन M45, प्रारंभिक अवस्था में अगर स्प्रे कर देते हैं तो हम इस अवस्था से बच जाएंगे। जो सबसे ज़्यादा नुकसान उसी में होगा, क्योंकि उसमें आपकी फलियां नहीं बनेंगी। फलियां नहीं बनेंगी तो दाने नहीं आएंगे और आपकी पैदावार में सीधा ही नुकसान रहेगा। बिल्कुल। तो ये एक जो पहली बीमारी थी, अब की बार जो पहले आ चुकी है। दूसरा, इसी के आप देखो अल्टरनेरिया ब्लाइट, जो अंगमारी, पत्तियों पर अंगमारी रोग बोलते हैं। तो इसमें आप देखो पत्तियों की ऊपरी सतह पर भूरे रंग के धब्बे बन जाएंगे, ये छल्ले से होते हैं। अगर आप इनको नीचे पत्तों की निचली सतह से देखेंगे तो इसमें जो हमारा स्प्रिंग होता है, कंसेंट्रिक रिंग, जो छल्ले से बन जाएंगे, वो दिखेंगे। तो आप इसकी अच्छे से पहचान कर सकते हैं आपके खेत में। जैसे ही आपके ये धब्बे दिखाई देने लगे इनिशियल अवस्था में, तो आपको इसी दवाई का स्प्रे करना है जो मैंने आपको बताई है, डाइथेन M45। ये दवा दोनों बीमारियों के लिए आपकी लाभदायक होती है। और आप अगर पहला वाइट रस्ट पहले आती है तो आप उसका स्प्रे करेंगे तो ये इस बीमारी से बच जाएंगे। तो ये तो बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि आपने
अवस्था को पहचानना है और कौन सी दवाई डालनी है, ये प्रॉपर नियंत्रण करना है। ठीक है, यानी कि बीमारी के लक्षण स्टार्टिंग में देखकर अगर आप कंट्रोल कर लोगे तो नुकसान से बचाया जा सकता है, बीमारी के ऊपर भी कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल। ठीक है, ये 2 बीमारियों की हमने बात करी। तीसरी जो ज़्यादातर नुकसान देखने को मिलता है सरसों में, तना गलन की दिक्कत आती है। हाँ जी। तना गलन की बहुत बुरी बीमारी होती है सरसों में, पैदावार को कम करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। और पिछले कुछ सालों से जो तना गलन की समस्या सरसों में बहुत ज़्यादा आती है, बाद में जो है पौधा सूख जाता है, बीज से टूट जाती है सरसों, तो काफ़ी जगह पर किसान उसको उखेड़ा रोग वगैरह बोलते हैं। तो वो यही चीज़ होती है मेरे हिसाब से, फंगस का रोग होता है। तो इसको कैसे पहचाने स्टार्टिंग की प्रारंभिक स्टेज के ऊपर, और इसके ऊपर कंट्रोल कैसे करें? आपने सही बताया, ये एक फफूंद से होता है, स्क्लेरोटीनिया स्क्लेरोसिरम एक है जी। वो क्या होता है कि आपके भूमि में ही सर्वाइव करते हैं, वो पनपते रहेंगे फफूंद। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति जी ने पहले ही निर्देश दिए थे, अभी बिजाई से लेके और आप कटाई तक हर 15 दिन में आप एडवाइजरी इशू करें किसान भाइयों के लिए। जो ये बीमारी आती है ये इनको हम कैसे प्रारंभिक अवस्था से, या आप ये कहें भाई बिजाई से हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसी के संदर्भ में हमारे विश्वविद्यालय ने सिफारिश की है तना गलन के लिए। तो वो आपको बिजाई से ही ध्यान रखना होता है। जैसे आप बिजाई करते हो तो उसका बीज उपचार, सूखा बीज उपचार है, एक दवाई आती है कार्बेंडाजिम 50% WP वेटेबल पाउडर होता है उसमें। तो उसके सूखा बीज उपचार करना है आपने। 2 ग्राम दवाई 1 किलो बीज के हिसाब से सूखा बीज उपचार करके अगर हम बिजाई करें, और 2 इसके छिड़काव करने होते हैं। तो छिड़काव करने की स्थिति सबसे महत्वपूर्ण होती है, हमें किस स्टेज पे करना होता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें आपने पहले लक्षण को पहचानना है। लक्षण इनके 45 से 50 दिन पे आप देखो आपके खेत में जैसे फूल आने स्टार्ट होंगे। तो जैसे ये फूल आ रखे हैं, ये पंखुड़ियाँ, फूलों की पंखुड़ियाँ जहाँ भी गिरेंगी, उस जो फफूंद मैंने बताई उसका इन्फेक्शन, उस रोग का इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जो उसका जो बीमारी को फैलाने वाले स्पोर्स हैं, जिनको हम एस्कोस्पोर बोलते हैं, वो पंखुड़ियों पे चिपके रहते हैं। जैसे ही पंखुड़ियाँ आपके खेत में प्लांट पार्ट के ऊपर किसी प्लांट पार्ट को छू जाएगी, आप मानो भाई फलियों पे या टहनी पे या आपके पत्तों पे आ गई, तो वही इन्फेक्शन करना स्टार्ट होएगा। तो इसका पहला इन्फेक्शन जो स्टार्ट होता है, लक्षण आपको देखने मिलेंगे पत्तियों पर। तो पत्तियों पे इस पे सफ़ेद रंग की फफूंद आ जाएगी, और वो इतना बढ़ जाएगी आपको, जैसे अपना रही कॉटन होती है जिसको हम रुई बोलते हैं, तो फुई टाइप की रुई आ जाता है उस पर, और धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा आपके तने के ऊपर आ जाएगी। तो तने पर आने के बाद किसान भाई सचेत होता है कि हमारे खेत में डिजीज़ आ गई, ये रोग आ गया है तना गलन। तो उसका जब तने पर आ जाता है तो उस स्टेज पर आने के बाद आपके पास कोई कंट्रोल नहीं रहता, क्योंकि आपने अवस्था को पहचानने के बाद ही स्प्रे करना होता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारी 45 से 50 दिन की पहली सिफारिश है जो कार्बेंडाजिम दवाई है। ठीक है, जो बाविस्टिन के नाम से आती है। हाँ, बाविस्टिन के नाम से आएगी, और 50% WP लेना आपने इसमें। तो उस दवाई को हम 45 से 50 दिन पे 1 ग्राम दवाई 1 लीटर पानी के हिसाब से, अगर 1 एकड़ में हमने स्प्रे छिड़काव करना है तो उसमें 200 ग्राम दवाई 200 लीटर पानी में मिला के छिड़काव कर दें। और इसका दूसरा स्प्रे जो छिड़काव करेंगे वो 65 से 70 दिन की आपके बिजाई हो जाए, दिन हो जाए, उस दौरान करना होता है। तो इस बीमारी से हम बच सकते हैं तना गलन से, अगर हम सही समय पर इसका छिड़काव करें। डॉक्टर साहब, एक जो है नॉर्मली प्रैक्टिकल रूप से किसानों के खेत में देखने को मिलता है कि तना गलन से बचाव के लिए काफ़ी किसान भाई क्या करते हैं, जैसे बाविस्टिन है, M45 है, इसको स्प्रे करने की बजाय, क्योंकि जब फ्लावरिंग के बाद में फलियां बनती है सरसों में, तो इसमें स्प्रे करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। इसलिए फार्मर क्या करता है, कम मेहनत के लिए या फिर कुछ भी कहें, यूरिया के साथ में मिलाकर पानी के साथ में बाविस्टिन को, कार्बेंडाजिम को, मैनकोजेब को इसमें छिड़क देता है सरसों में स्प्रे करने की बजाय। तो वो कैसा रिजल्ट देगी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। रेडियो टॉक पे भी हमारी थी पिछले वीक में, रेडियो टॉक थी, उससे किसान भाइयों के क्वेश्चन भी रहे। तो उसमें क्या कर रहे हैं कि भी यूरिया में कार्बेंडाजिम को मिला के छिड़क रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका आपको छिट्टा नहीं देना है, आपने पानी में मिला के स्प्रे करना है, छिड़काव करना है। क्योंकि जो आप दवाई छिड़कोगे वो यूरिया के साथ मिला रहे हो, वो खेत में तो जा रही है पर प्लांट को नहीं मिल रही, आपके पौधे को नहीं मिल रही, जब तक उसके सिस्टम में नहीं जाएगी। क्योंकि ये सिस्टेमिक फंजीसाइड है, जो ये कार्बेंडाजिम है, ये सिस्टेमिक फंजीसाइड है, फफूंदी नाशक है।
तो जब इसको आप छिड़काव करोगे तो पत्तों के माध्यम से या आपके किसी भी प्लांट पार्ट से वो सीधे उसके सिस्टम में चली जाएगी। तो उसके सिस्टम में आने के बाद ही वो आपकी दवाई असर दिखाएगी। अगर वो खेत में पड़ी है तो कोई असर नहीं होएगा। तो जो आप बीज उपचार का मैंने बताया, इसमें क्या होता है कि आप पीछे भी आपने देखा होगा, और अब की बार आप देखना, जिन खेतों में तना गलन आता है उसका तने को तोड़ के देखो, उसमें काले रंग के पिंड बन जाएंगे। बिल्कुल। तो वो फफूंद के ही जो आखिरी जो स्टेज होती है वो होता है, तो वो तने में के अंदर बनेंगे और अंदर से खोखला कर देंगे तने को। तो जैसे आप कटाई करते हो तो वो पिंड आपके खेत में ही रह जाएंगे। तो ये मान के चलो, अगर आपकी बार आपके खेत में 5% वो बीमारी आई है, तो अगली बार आप उसी खेत में अगर सरसों लगाते हो तो वो बढ़ के आता है, क्योंकि जो काले पिंड आपके खेत में रह गए थे, फिर अगली साल आपने उसी खेत में सरसों की बिजाई कर दी, तो वो जो पिंड थे, जो फफूंद थी उसकी, वो पानी लगाने के बाद वो एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव होने के बाद फिर से वो अपना इन्फेक्शन स्टार्ट कर देगा। तो जो खेत में आपका इनोकुलम पड़ा है, जो आपकी फफूंद खेत में पनप रही है, उसको रोकने के लिए बीज उपचार करना ही जरूरी है। तो ये 3 स्टेज इसीलिए हमारी विश्वविद्यालय ने बताई है। अभी आप जो खेत में आपका फफूंद पड़ा है उसको रोकने के लिए पहले आप बीज उपचार करो, क्योंकि जो आपने पहले से जो नींव रख दी तो वो बहुत ही लाभदायक रहेगी, क्योंकि अच्छा स्वस्थ बीज लें और उपचार करेंगे तो अच्छी पैदावार देगा वो। और फिर 45 दिन पे दूसरा छिड़काव मैंने बताया, और फिर उसके 15 दिन बाद, तो ये 2 छिड़काव करें तो हम निश्चित रूप से इस बीमारी से बच सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे कि एक सल्फर 80% में आती है WDG फॉर्मुलेशन में, उसको भी फंगीसाइड के रूप में प्रयोग करते हैं, वो फंगीसाइड का भी काम करती है। तो काफ़ी किसान भाई सल्फर को यूरिया के साथ में मिलाकर डालते हैं, वो सोचते हैं कि इससे कुछ ना कुछ कंट्रोल हो जाएगा तनागलन पर, फंगस से जो रोग लगते हैं सरसों में। हाँ। तो उससे कितना फायदा मिलता है? सल्फर जो बेस्ड जो इतने भी आपने बताया, ये आप ये प्रैक्टिस फार्मर भाई अपने अपना रहे हैं, तो जो सल्फर बेस्ड जितने भी फफूंदी नाशक हैं, उनका सिर्फ हम जो पाउडरी मिल्ड्यू आती है, चुरनिया रोग जिसको बोलते हैं, उसकी रोकथाम के लिए हम छिड़काव बताते हैं। पर हम हरियाणा कंडीशन में जब आप देखो, क्योंकि वो जो बीमारी आएगी वो बहुत मैच्योरिटी पे आती है, जब आपकी फसल पक के तैयार हो जाती है उस दौरान आती है। बिल्कुल। तो उस दौरान आपको स्प्रे करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। दूसरा, जब वो बीमारी आएगी तो ज़्यादातर किसान भाई जो समय की बिजाई कर चुके होते हैं, जो समय की बिजाई कर देते हैं, तो वो उनकी मैच्योर हो जाएगी, वो कटाई पे रहेगी, तो उनको कोई भी ज़रूरत नहीं रहती। तो बहुत लेट आती है, तो उसमें आप अनावश्यक रूप से कोई भी पैसा ना डालें। अगर अर्ली स्टेज में आती है तो अर्ली स्टेज की हरियाणा की कोई कंडीशन ही नहीं बनती जिसमें पाउडर मिल्ड्यू पहले आ जाए, तो वो मार्च के लास्ट में या मिड मार्च में आती है, तब तक आपकी फसल पक के तैयार हो जाती है। ठीक है। सरसों में डॉक्टर साहब ये 3 ही बीमारियां मुख्य रूप से लगती हैं? बिल्कुल, ये 3 मुख्य रूप से बीमारी हैं। ठीक है, तो इन 3 बीमारियों के ऊपर शुरुआती लक्षणों को पहचान कर आप कंट्रोल कर सकते हो, तो आपकी फसल में कोई भी इसका बुरा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पैदावार कम नहीं होगी, तो आपकी बीमारी स्टार्टिंग में ही कंट्रोल हो जाएगी। बाद में अगर ज़्यादा डिसीज हो जाती है तो उसके ऊपर कंट्रोल करना भी मुश्किल काम हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, आपने किसानों को इतनी अहम जानकारी दी, कीमती टाइम निकाल कर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।